I know how to speak English language. I understand English completely. But I'm tired of speaking always the normal English. I want to speak advanced English. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. Hello and welcome to Study with Jazz, the school of skills, where you master your core skills such as public speaking, communication, interview, presentation, English language, debate, discussions, storytelling, anchoring, and many more. But in today's scenario, I'm going to dive into the world of advanced English. And if you want to be a proficient English speaker, so you need to go through a single formula called VIPG. Advanced English का मतलब होता है VIPG का यूज करना. यहाँ तक कि इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स भी VIPG को यूज करते हैं ताकि वो एडवांस्ड और स्मार्ट साउंड कर सकें. So let's uncover VIPG. VIPG stands for vocabulary, intonation, pronunciation, and grammar. These are the four pillars that can help you become advanced English speaker. So let me show you all of the four pillars in detail. What is VIPG? VIPG है क्या? VIPG एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को एडवांस्ड बनाते हो. VIPG stands for vocabulary, intonation, pronunciation and grammar. यही वो चार एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें इम्प्रूव करना है ताकि हमारी इंग्लिश एडवांस्ड बन सके. So let me discuss the first one. That's vocabulary. Vocabulary से हम स्टार्ट करेंगे. राइट एक बार हम फिर से VIPG लिख देते हैं आपके याद करने के लिए. VIPG vocabulary, intonation, pronunciation and grammar. यही चार एस्पेक्ट्स हमें तैयार करने हैं. These are the four aspects. हम सबसे पहले बात कर रहे हैं vocabulary के बारे में. Vocabulary. ठीक है. Vocabulary. The more words you know, the more advanced you sound. जितने वर्ड्स आपको आते रहेंगे उतने एडवांस आप साउंड करते हो. Therefore you should learn vocabulary first. सबसे पहले आपको अपने vocab पर ही काम करना चाहिए. हम कैसे अपने वर्ड्स पावर को इम्प्रूव करें, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि you should learn different kind of words such as you should start with synonyms. आपको synonyms से स्टार्ट करना चाहिए. आपको ना synonyms से स्टार्ट करना चाहिए. synonyms का मतलब होता है words having same meaning. कुछ ऐसे words होते हैं जिनकी same meaning होती है. For instance, अगर आपको बोलना हो important, अब आपको एक ही वर्ड आता है. आपने बोला this is very important for you. आपने हर चीज़ों के लिए important बोलना शुरू कर दिया तो ये ना नॉर्मल हो जाएगा. Then you will say, oh my God, I'm tired of speaking normal English. तो अब तो कहोगे ना मैं नॉर्मल इंग्लिश बोलते बोलते थक गया हूँ. तो इसीलिए ना आपको अपने वर्ड्स को प्लस करते जाना है. आपको सिनोनिम्स पढ़ना चाहिए. इंपॉर्टेंट के बजाय आप क्रूशल बोल सकते हो. राइट, यू कैन से क्रूशल और यू कैन से प्रोमिनेंट. आप बोल सकते हैं प्रोमिनेंट. आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट. जैसे मैं बोलूँ ये मार्कर मेरे लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ दिस मार्कर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. और यू कैन से दिस इम्पॉर्टेंट इज़ क्रूशल फॉर मी. दिस मार्कर इज़ प्रोमिनेंट फॉर मी. दिस मार्कर इज़ सिग्निफिकेंट फॉर मी. तो इससे क्या होगा ना कि आपके पास मल्टीपल वर्ड्स होंगे जिससे आप अपनी बातें बहुत ईजिली एक्सप्रेस कर पाओगे. गॉट द पॉइंट. सो फर्स्ट थिंग यू गोटा वर्क ऑन योर सिनोनिम्स. आपको अपने सिनोनिम्स पे काम करना चाहिए. ऐसे ही आप एक सिनोनिम मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी जानते होंगे. यू हैव टू कमेंट मी द सिनोनिम ऑफ डेवलप, विकसित या फिर विकास करना. इसके बजाय आप क्या क्या कह सकते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन. और क्या हम सीख सकते हैं अपने वर्ड पावर को इंप्रूव करने के लिए? एंटोनिम्स. हम क्या सीख सकते हैं? एंटोनिम्स. एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी मीनिंग ना डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है, उसका उल्टा हो जाता है. फॉर इंस्टेंस आपने बोला हैंडसम. तो हैंडसम का उल्टा क्या आएगा? अगली. क्या आएगा? अगली. तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी वर्ड्स आपको आते हैं ना, अगर आपने एंटोनिम्स पढ़ने शुरू कर दिए सभी वर्ड्स के तो आपका वर्ड पावर क्या होगा? डबल हो जाएगा. जो वर्ड्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2. तो आपका वर्ड ना मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा. जितने वर्ड, अगर आपको 100 वर्ड्स आते होंगे, अगर आपने सबके एंटोनिम्स पढ़ लिए तो 200 वर्ड्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. राइट, तो इससे आप ज़्यादा एडवांस साउंड करना शुरू कर देंगे. ठीक है, तो आप एंटोनिम्स भी पढ़ें. मैं डिटेल्स में ढेर सारे वर्ड्स का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ ताकि ये वीडियो छोटी रहे और आपको सारी बातें समझ में भी आ जाए. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. तो हम और क्या सीख सकते हैं अपने वर्ड पावर को इंप्रूव करने के लिए? वी कैन गो थ्रू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. राइट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं बट हमें उसका एग्जैक्ट ना मीनिंग नहीं आता, एग्जैक्ट एक वर्ड नहीं आता उसके लिए. तो उसके लिए हम पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. फॉर इंस्टेंस मान लो कि आप कहीं एक ऐसे जगह पे गए हो जहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं. राइट, पीपल आर ऑफरिंग, people are just worshipping there. वहाँ पर लोग पूजा कर रहे हो
और आपको उस जगह की नाम नहीं आ रही, भाई इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे. आई वांट टू जस्ट टेल यू अ प्लेस, आई वेंट देयर एंड पीपल वर वर्शिपिंग देयर. तो रादर देन सेइंग वर्शिपिंग देयर अ प्लेस, पूरा इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन देने के बजाय हम एक वर्ड बोलेंगे भाई टेम्पल. हम एक जगह पे गए थे ना, एक ऐसा इंसान से मिले थे जो हमेशा नया करता है, राइट. आई मेट अ पर्सन हु ऑलवेज डज न्यू थिंग्स. तो रादर देन सेइंग कि हु ऑलवेज डज न्यू थिंग्स, हम बोल सकते हैं ही वॉज वेरी इनोवेटिव. वो कैसा था? इनोवेटिव था. वन हु डज ऑलवेज न्यू, क्या बोला मैंने? वन हु डज ऑलवेज न्यू, जो हमेशा नया करता रहता है, उसको क्या बोल देंगे एक शब्द के अंदर हम? इनोवेटिव. क्या बोल दिए? इनोवेटिव. ऐसे ही ढेर सारे आप वर्ड्स पढ़ सकते हो. इनोवेटिव, ठीक है. जैसे कि वन हु वर्क्स हार्ड, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही हार्ड वर्क करता हो. फॉर इंस्टेंस डिलिजेंट, हम क्या बोलेंगे? डिलिजेंट. एक्सक्यूज मी, तो क्या बोलेंगे? डिलिजेंट. तो ऐसे ही आप ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को भी पढ़ना शुरू करो. एक लिस्ट बनाओ और अभी के लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में बिलीव करता है उसको क्या कहेंगे? कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पढ़ना शुरू करें जिससे आपकी वोकैब और भी इम्प्रूव्ड हो जाए. लेट मी टॉक द नेक्स्ट वन. और हम क्या पढ़ सकते हैं? वी कैन गो थ्रू द फ्रेजेस. हम क्या पढ़ सकते हैं? फ्रेजेस पढ़ सकते हैं. फ्रेजेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन बी यूज इन अ सेंटेंस, जिसको हम एक सेंटेंस में यूज करके बोल सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, आपको किसी को बोलना है भाई तू ना बड़ा इनएक्टिव इंसान है, तो कोई रिएक्शन ही नहीं देता, ठीक है, यू आर वेरी इनएक्टिव पर्सन. तो इनएक्टिव पर्सन कहने के बजाय हम एक फ्रेज यूज कर लेंगे इसके लिए फ्रेज होता है डेड हॉर्स. क्या होता है? डेड हॉर्स. डेड हॉर्स का मतलब हो गया इनएक्टिव पर्सन. एक इंसान जो बड़ा इनएक्टिव रहता है, कोई रिस्पॉन्स ही ना करता हो, ही नेवर रिस्पॉन्ड्स, तो हम उसको बोल सकते हैं भाई डेड हॉर्स, तुम ना डेड हॉर्स हो, यू आर अ डेड हॉर्स. ठीक है, तो ये क्या है? फ्रेज है. वैसे ही जब आप कभी कहना चाहते हो कि सर जी आई हैव टू फेस लॉट ऑफ challenges in my life, so rather than saying facing lot of challenges, you can say I have to bite the bullet. क्या बोलेंगे? bite the bullet. तो बाय द बुलेट का मतलब होता है टू फेस चैलेंजेस, किसी भी चैलेंजेस को फेस करना. ठीक है, तो रादर देन सेइंग फेसिंग चैलेंजेस, यू कैन से आई हैव टू बाय द बुलेट. people are just shouting outside even after I am shooting video. I have to bite the bullet. मुझे क्या करना पड़ता है? बाइट द बुलेट करना पड़ रहा है. इसका मतलब आई हैव टू फेस द चैलेंज, मुझे चैलेंज को फेस करना पड़ रहा है. तो ऐसे आप ढेर सारे फ्रेजेस पढ़ सकते हो. फॉर इंस्टेंस, आपको बोलना हो आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ, तो ये बहुत नॉर्मल तरीका हो गया सोने जाने का. आप बोल सकते हो आई हैव टू हिट द सैक. क्या बोलेंगे? आई हैव टू हिट द सैक. तो ये हिट द सैक क्या है? एक फ्रेज है. हम फ्रेज में बोलेंगे तो ज़्यादा एडवांस साउंड करेंगे. ठीक है, आपने किसी को बोलना भाई इसको सीक्रेट मत बताएं, ये बता देता है लोगों से, राइट. ही ऑलवेज रिवील्स द सीक्रेट. ये बड़ा ईजी है. आप वहाँ पे बोलो ही स्पिल्स द बीन. ही स्पिल द बीन. तो स्पिल द बीन का मतलब क्या हो गया? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट. एक सीक्रेट को रिवील कर देना, बता देना. मान लीजिए किसी ने भाई बोलना मत, उसने ना कल मुझे थप्पड़ मार दिया था, भाई किसी से मत बोलना, बेइज्जती हो जाएगी हमारी, और वो जाके सबको बोल दे, यानी कि ही स्पिल्ड द बीन्स. उसने स्पिल्ड द बीन कर दिया, मतलब उसने खुलासा कर दिया, ये एक्सपोज्ड इट, तो उसने एक्सपोज कर डाला. ठीक है, तो ये है फ्रेज. दिस इज द पावर ऑफ फ्रेज. व्हेन यू स्पीक द फ्रेजेस इट बिकम्स वेरी 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 एडवांस्ड, बड़ा एडवांस्ड बन जाता है. इसलिए आप फ्रेज पढ़ना भी शुरू करेंगे आज से. ठीक है, लेट मी टीच यू अनदर वन. और क्या तैयार कर सकते हैं वर्ड पावर को इंप्रूव करने के लिए? वी कैन गो थ्रू द फ्रेजल वर्ब. वेरी इंपॉर्टेंट. हम फ्रेजल वर्ब से याद कर सकते हैं, राइट. हम फ्रेजल वर्ब्स को भी बोलना शुरू करेंगे आज से. फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है कि एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन से बनती हैं ऐसी वर्ब्स. जैसे आपको पता होगा कि पुट का मतलब होता है रखना. अगर आप पुट के साथ ऑन जोड़ दो तो पुट ऑन. पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, टू वेयर समथिंग. सो रादर देन सेइंग कि मैं आई एम वेयरिंग माई शर्ट, यू कैन से आई एम पुटिंग ऑन माई शर्ट. जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज़. तो पुट ऑन योर शूज़ का मतलब जूते पहन लो, तो पुट ऑन का मतलब पहनना हो जाएगा. वहीं पे मैंने कहा पुट के बाद मैंने आउट लगा दिया भाई, पुट आउट. तो ये फ्रेज है. पुट आउट का मतलब होता है बुझाना. जैसे कैंडल बुझा दो तो आप बोलेंगे पुट आउट द कैंडल, राइट. वहीं पे अगर और भी वर्ब्स लेकर एग्जांपल हम समझे तो जैसे लुक होता है. लुक का मतलब दिखना होता है. यू आर लुकिंग सो हैंडसम टुडे, आई एम लुकिंग वेरी लेजी टुडे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे. तो लुक का मतलब दिखना होता है. वहीं पे अगर आपने लुक के बाद एट जोड़ा तो देखना हो जाएगा. मुझे देखो, लुक एट मी. मुझे मत देखो, डोंट लुक एट मी. वहीं पे अगर आपने लुक के बाद आफ्टर जोड़ दिया भाई, आफ्टर जोड़ दिया तो इसका मतलब होता है देखभाल करना. माई मदर लुक्स आफ्टर माई फैमिली, या फिर माई मदर लुक्स आफ्टर मी. मेरी मम्मी मेरा देखभाल करती हैं. तो लुक्स आफ्टर यानी कि लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना. वहीं पर होता है लुक के बाद अगर हम डाउन अपॉन जोड़ दें, डाउन अपॉन, तो इसका मतलब होता है टू हेट समबडी.
किसी को घृणा की नज़र से देखना, हे भैया तुम मुझे घृणा की नज़र से क्यों देख रहे हो, वाई आर यू लुकिंग डाउन अपॉन मी, वाई आर यू लुकिंग डाउन अपॉन मी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया मुझे कोई घृणा की नज़र से देख रहे हो। तो भैया एक बार याद करेंगे ना तो फ्रेजल वर्ब आपको ढेर सारे याद हो जाएंगे। जैसे कि आप टेक के साथ ले लो, टेक के साथ, जैसे टेक का मतलब होता है लेना, अगर टेक के बाद आपने डबल ऐसे ऑफ लगा दिया, टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब उतारना, या फिर फ्लाइट वगैरह जब टेक ऑफ करती है यानी कि वो रवाना होती है, तो बोल सकते हैं कि फ़्लाइट रवाना हो चुकी है, तो बोलेंगे द फ्लाइट हैज़ टेकन ऑफ, द फ्लाइट हैज़ टेकन ऑफ। मैंने अपने कपड़े उतार दिए हैं, आई हैव टेकन ऑफ माई क्लोथ्स, आई हैव टेकन ऑफ माई क्लोथ्स। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब्स है। तो आज से और अभी से आप इन चीज़ों पर काम करना शुरू करेंगे जिससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ही बूस्ट कर जाए। और भी हम चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे you could go through the proverbs। आप proverbs या फिर idioms पढ़ सकते हो, आप idiom और proverbs पढ़ो, इससे भी आपकी वर्ड्स, आपका वर्ड पावर इंप्रूव होता है। आप और भी इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को। सच एज कभी कभी क्या होता है कि when we want to say something very deep emotions, then we use the phrases, the proverbs or idioms। तो हम मुहावरे यूज़ करते हैं इंग्लिश के अंदर। जैसे कभी कभी बोलते हैं कि भैया आज तुम बड़ा मेहनत कर रहे हो, फिर 4 दिन बाद ना नॉर्मली होना सब कुछ, ठीक है, मेहनत ना करोगे तुम, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो 9 days wonder, 9 days wonder। तो 9 days wonder का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 9 days wonder। जैसे कि कभी कभी मान लीजिए कि आपने बोला कि भाई ये ना एक साथ में डबल डबल काम कर लेता भाई, तो वहाँ पर हम एक मुहावरा बोल सकते हैं, एक तीर से 2 निशाने। तो इसके लिए इंग्लिश में एक इडियम है, killing 2 birds with 1 stone, killing 2 birds with 1 stone। wow, killing 2 birds with 1 stone। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भैया एक साथ में डबल डबल काम कर दिया हमने। ठीक है, तो ऐसे वोकैब को आप इंप्रूव करेंगे। तो हम अपने वोकैबुलरी के लिए क्या क्या पढ़ सकते हैं, सिनोनिम्स पढ़ सकते हैं, एंटोनिम्स पढ़ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ सकते हैं, फ्रेजेस पढ़ सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ सकते हैं, इडियम्स और प्रोवर्ब्स पढ़ सकते हैं। वहीं पर आपको मैं बता दूं कि बहुत ही ट्रिकी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, होमोनिम्स भी पढ़ सकते हो। कहाँ लिखूँ, लेट मी राइट हियर। आप होमोफोन्स, होमोनिम्स, इन सब पे मैं एडवांस एक लेक्चर लेकर आऊँगा, डोंट वरी। बट अभी के लिए मैं आपको एक माइंड में क्रिएट कर रहा हूँ एक फोल्डर, ताकि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप यूट्यूब पे और भी रिसोर्सेज हैं, या फिर गूगल पे पढ़ सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज से आप ऐसे वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। बट मैं आपके लिए लेकर आऊँ, अगर मेरी बातें आपको समझ में आती हो, आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सर इन सब पे वीडियो बनाना शुरू कीजिए, तो मैं बनाऊँगा। ठीक है, होमोनिम्स, होमोग्राफ भी होता है, होमोग्राफ। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट स्पेलिंग और मीनिंग चेंज होता है, उसको हम होमोफोन्स बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने ले लेना है वर्ड, जैसे हम KNIGST लिखते हैं नाइट, इसका मतलब योद्धा होता है, और NIGST लिखते हैं, इसका मतलब रात होती है। प्रोनाउंस दोनों सेम होते हैं, नाइट, राइट। तो ये दोनों को हम बोलेंगे होमोफोन्स हैं। वहीं पे हमारे पास होते हैं होमोग्राफ्स। होमोग्राफ का मतलब होता है द वर्ड्स विच आर रिटन सेम, जिनको लिखा सेम गया हो बट प्रोनाउंस और उसका मीनिंग अलग होता हो। फॉर इंस्टेंस LIVE, ठीक है, एक को हम लाइव पढ़ते हैं, एक को लिव पढ़ते हैं। जैसे आई लिव माई लाइफ, द न्यूज़ वॉज लाइव, न्यूज़ क्या था, लाइव था। तो एक को लिव, एक को लाइव पढ़ रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग दोनों की सेम है और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं होमोग्राफ्स। वहीं पे हमारे पास होमोनिम्स होते हैं। होमोनिम्स का मतलब होता है विच आर रिटन सेम, प्रोनाउंस सेम, बट मीनिंग इज डिफरेंट। जिसको लिखा भी सेम जाता है, प्रोनाउंस भी सेम किया जाता है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होती है। फॉर इंस्टेंस BAT, एक का मतलब होता है चमगादड़ और एक का मतलब होता है बल्ला, बैट। वहीं पे काइट का मतलब पतंग, और काइट का मतलब आप सबको पता है, ठीक है, चील। तो ये थे हमारे वर्ड्स का एक प्यारा सा लुक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर नोट्स भी बना सकते हो। और यहाँ तक का एक मैं आपको क्विज देना चाहूँगा, कुछ कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। जैसे कि आप मुझे बताओ व्हाट डज इट मीन बाय LED और LEAD, लीड। क्या लीड पढ़ेंगे या फिर लीड लेड पढ़ेंगे, तो दोनों का मीनिंग क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। दूसरे पिलर पर चलते हैं जिसका नाम है VIPG। तो VI का मतलब इंटोनेशन, द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश, इस पे बात। इफ यू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद ह्यूमन बीइंग, सो यू हैव टू साउंड लाइक ह्यूमन। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको लोगों से यानी कि इंसानों से कनेक्शन बनाना है, तो आपको इंसानों जैसा बोलना पड़ता है, इंसानों जैसे साउंड करनी पड़ती है।
तो क्या हम इंसान जैसा नहीं बोलते? बोलते हैं भैया, लेकिन आप जब इंग्लिश बोलते हो तो रोबोटिक साउंड करते हो, राइट? यू साउंड लाइक रोबोट्स, देयर इज नो अप्स एंड डाउन्स। आपकी लैंग्वेज में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होता, इसकी वजह से भी आप एडवांस साउंड नहीं कर पाते, राइट? यू कैन नॉट स्पीक एडवांस्ड इंग्लिश। तो एडवांस्ड इंग्लिश बोलने के लिए आपको अपने इंटोनेशन पर भी काम करना पड़ता है। इंटोनेशन का मतलब होता है द मेलोडी ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज की मेलोडी, एक मिठास, जिसकी मदद से लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, आपकी फीलिंग्स को वो फील कर पाते हैं, राइट? तो लेट मी टेल यू इंटोनेशन। ये हमारा सेकेंड एस्पेक्ट था जिसे बोलते हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन, इंटोनेशन का मतलब हो गया मेलोडी ऑफ अ लैंग्वेज, राइट? ये क्या है? मेलोडी ऑफ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज की मिठास है ये। और ये मिठास कैसे क्रिएट होती है? राइजिंग और फॉलिंग इंटोनेशन से, ठीक है? राइजिंग का मतलब किसी किसी वर्ड्स को हम खींचते हैं, किसी किसी वर्ड्स को हम दबा देते हैं। तो इससे 4 तरीके का इंटोनेशन बनता है। एक तो राइजिंग हो गया, एक फॉलिंग हो गया, एक हो गया आपका राइजिंग फॉलिंग, एक हो गया फॉलिंग राइजिंग, ठीक है? ये 4 तरीके के इंटोनेशन पैटर्न्स बनते हैं। तो इसको ना आपको मास्टर करना पड़ेगा, यू हैव टू मास्टर दिस। और हमारे पीपीपी एपिसोड्स में ये सब पढ़ाया गया हुआ है। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ था जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका एक्सेंट इंप्रूव हो सकता, जिसका नाम था पीपीपी, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्रोग्राम। उसके तहत मैंने आपको 11 वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं। उन 11 वीडियोस को चेक कीजिएगा, किसी एक वीडियो में आपको इंटोनेशन के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी गई है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इंटोनेशन की तरफ। तो इंटोनेशन से हम अपने फीलिंग्स को शो कर सकते हैं, राइट? वी कैन शो आवर फीलिंग्स, यानी कि अपने इमोशंस को अगर शो करना है कि हमें गुस्सा आ रहा है, आर वी फीलिंग एंगर, या फिर हम हैप्पी हैं, या फिर हम सैड हैं, या फिर हम सरप्राइज हो रहे हैं, ये सब जो फीलिंग्स आती है ना अंदर से, ये सब फीलिंग्स आपकी इंटोनेशन से ही नज़र आएगी, ठीक है? या कोई स्टेटमेंट है, अगर आपने कुछ बोला तो क्या वो स्टेटमेंट था, या फिर वो एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, या फिर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है? या फिर आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये सब अगर फीलिंग्स लोगों तक पहुंचानी है तो ये आना चाहिए। इसके बिना ना ये फीलिंग्स लोगों तक शेयर नहीं हो सकते। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेना है आपके लिए। जैसे मैंने कहा माय नेम इज़ जैस, मैंने बोला कि मेरा नाम जैस है। अगर मैं इंटोनेशन अलग कर दूँ, अगर मैंने फॉलिंग करा यहाँ पे, ठीक है, माय नेम इज़ जैस, माय नेम इज़ जैस, माय नेम इज़ जैस, इसका मतलब कि मेरा नाम जैस है, एक स्टेटमेंट है। ये क्या था? एक स्टेटमेंट। अगर मैं सेम सेंटेंस में क्या करूँ कि ये फॉलिंग का करके राइजिंग कर दूँ, माय नेम इज़ जैस, माय नेम इज़ जैस, ये एक सवाल बन गया। ये क्या बन गया? एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है? तो राइजिंग और फॉलिंग करने से ना हमारा, यानी कि इंटोनेशन करने से हमारे जो फीलिंग्स है वो चेंज हो जा रही है, ठीक है? एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर आपने बोला किसी को सिट डाउन, क्या बोला? सिट डाउन, और उस पर लगाया फॉलिंग इंटोनेशन, कहा सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, इट मीन्स इट्स एन ऑर्डर। ये क्या है? एक ऑर्डर है। अगर आपने सेम फ्रेज में सिट डाउन को ही राइजिंग में बोला, तब इसका मतलब आएगा सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये क्या है? एक रिक्वेस्ट बन गई। यानी कि इंटोनेशन चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाता है सर। देयरफॉर यू हैव टू वर्क ऑन दिस। इसीलिए आपको ना इस पर काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हो इंटोनेशन पर, तो मैं लाऊंगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो आपको अपने इंटोनेशन पे भी काम करना चाहिए अगर आपको एडवांस्ड बोलना है तो, ठीक है? और भी एग्जांपल ले लूँ क्या? एक और ले लेते हैं। जैसे मैं मान लो कि मैंने एक वर्ड लिया प्रेजेंट, एक PRESENT, ठीक है? इज इट विजिबल टू यू? अगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो सो सॉरी फॉर दिस, मैं आपको एडिटिंग से दिखा दूंगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा PRESENT, प्रेजेंट। अगर इस वर्ड को आप डिवाइड करो, सिलेबल एक चीज़ होती है, ठीक है? सिलेबल का मतलब होता है द वर्ड डिवीजन। तो यानी कि ये 2 वर्ड में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्र और जेंट। इन 2 सिलेबल को देखो यहाँ पे, ये है इनिशियल सिलेबल, ये है लास्ट सिलेबल। अगर मान लो गलती से आपसे पहला सिलेबल स्ट्रेस हो जाए, पहला सिलेबल पर इंटोनेशन लग जाए जो कि खिंच जाए ऐसे, प्र, तो मैं पढ़ेंगे इसको प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। इसका मतलब हो जाएगा उपहार। मेरा प्रेजेंट कहाँ है? वेयर इज माई प्रेजेंट, वेयर इज माई प्रेजेंट, योर प्रेजेंट इज हियर, योर प्रेजेंट इज हियर। तो प्रेजेंट इसका मतलब उपहार बन गया। सेम वर्ड से हम एक वर्ब भी बना सकते हैं। अगर मैं सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस करूँ यहाँ पे, प्रेजेंट, 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 तो इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। प्रेजेंट माई प्रेजेंट, प्रेजेंट माई प्रेजेंट, प्रेजेंट माई प्रेजेंट, प्रेजेंट माई प्रेजेंट।
I hope you've understood this. So you have to master your intonation. Now we are going to see the third very important pillar, that's the pronunciation. As per VIPG, the third very important aspect of advanced English is pronunciation. Now pronunciation plays an important role when you communicate with someone, when you speak in front of anyone. When you sound something incorrect, then people get it something different, right? But you want to say something different. So before telling you this aspect, I would like to read this before you. How does a person read this? I want to develop my speaking skills with study with jazz. My hard work will determine my future. I want to live my life happily with my parents. I bet you can do it. ठीक है, सिंपली पढ़ दिया, मान लो पढ़ा तो सब सही, बट प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इनकरेक्ट कर रहा हूँ, जिससे लोग समझ ही नहीं पाएंगे कहना क्या चाह रहा हूँ. यहाँ पर मैंने बोला डेवलप, बट दिस इज़ नॉट डेवलप. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिवेलप. डिवेलप, तो इस चीज़ को आई वॉन्ट टू डिवेलप माई, सो माई नहीं बोलते, माई बोलते, माई. आई वॉन्ट टू डिवेलप माई स्पीकिंग स्किल्स. आई वॉन्ट टू डिवेलप माई स्पीकिंग स्किल्स. देख रहे हो, सेम इंग्लिश अच्छी बनती जा रही है हमारी प्रोनाउंसिएशन की वजह से. तो एडवांस इंग्लिश कुछ नहीं होता है, बस आपको बोलना बहुत अच्छे तरीके से. आई वॉन्ट स्पीक, यहाँ पे देखो वाना, वांट टू को हम शॉर्ट में कर देंगे और बोलेंगे वाना. क्या बोलेंगे? वाना. ये कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ाएंगे हम आपको बाद में. आई वांट डिवेलप माई स्पीकिंग स्किल्स विथ, मैंने बोला था अभी भी विथ, बट ये विथ नहीं होता. ज़्यादातर लोग इसको विथ पढ़ते हैं, बट दिस इज़ नॉट विथ, दिस इज़ with the sound here, right? ये वाली साउंड है with. तो बोलेंगे I want to speak, I want to develop my speaking skills with के जगह पे with, study with jazz. My hard work, इसको my नहीं, my hard work will determine, इसको determine नहीं, इसको determine बोलेंगे. My hard work will determine my future. My hard work will determine my future. I want to लीव, मैंने बोल दिया था गलती से. ज़्यादातर लोग बोलते हैं आई वॉन्ट टू लीव हियर, आई वॉन्ट टू लिव हियर इन इंडिया. मतलब लिव हियर इन इंडिया क्या होता है भाई? आई वॉन्ट टू लिव इन इंडिया, आई वॉन्ट टू लिव इन इंडिया बोलना ना. तो आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ हैप्पीली, हैप्पीली नहीं, हैप्पीली. आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ हैप्पीली विद माई पेरेंट्स नहीं, parents, it's not pa, it's a pay. So बोलेंगे I want to live my life happily with my parents. I bet you can do it. I bet you can do it. तो यहाँ पर एक काम भी कर सकते हैं, bet you को हम शॉर्ट में bet you बोल सकते हैं. क्या बोलेंगे? bet you क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो T and Y अगर साथ में आ जाता है ना, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन च हो जाती है. ये एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन. ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम साथ सुनने को मिल रही होंगी, जिसकी वजह से आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव्ड नहीं है. एंड इफ यू नॉट डेवलप योर प्रोनाउंसिएशन एंड इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, सो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स. आई एम गोना टेल यू द टिप्स टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट हैक है कि आप ना फंडामेंटल लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन पहले सही कर लो, राइट? फंडामेंटल लेटर्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि P है, F है, V है, W है, ठीक है, T है, D है, R है, C है, K है. तो ये सब फंडामेंटल लेटर्स है, इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है एग्जैक्ट. अगर आप जानना चाहते हो कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है और कैसे करते हैं, तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा. वॉच दिस वीडियो, राइट? तो इसके अंदर आपको पूरा प्रैक्टिस पैटर्न्स वगैरह सब कुछ दिया गया है कि कैसे आप फंडामेंटल लेटर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी साउंड, अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर सकते हो. नेक्स्ट वन, आप कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ो. कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर भी हमारा लेक्चर है, राइट? कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ेंगे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, जैसे वांट टू को हमने वाना बोल दिया, गोइंग टू को गोना बोल दिया, लेट मी को लेमी बोल दिया, गिव मी को गिम्मी बोल दिया, बेटी को बेच्चू बोल दिया. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस भी पढ़ें आप, राइट? रीड द कॉन्ट्रैक्शंस. तो कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ने के लिए आप ये वाली वीडियो देखें, वॉच दिस वीडियो. अंडरस्टूड? ठीक है. और क्या हम अब पढ़ सकते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए? वी कैन रीड एसिमिलेशंस, जहाँ पे मैंने पहले ही रख दिया. एसिमिलेशंस आप पढ़ सकते हो, राइट? यू कैन रीड एसिमिलेशंस. एसिमिलेशन पे भी हमारा लेक्चर है, आप ये वाली वीडियो जरूर जाके देखें. वॉच दिस वीडियो, एसिमिलेशन. ठीक है, तो आप एसिमिलेशन पढ़ें, कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ें, फंडामेंटल लेटर्स पढ़ें. आप एलिजन पढ़ सकते हो. एलिजन का मतलब होता है भैया सारे के सारे वर्ड्स ना खींच के नहीं पढ़े जाते. जैसे हमने लिखा VEGETAION, कुछ लोग इसको ना
कुछ लोग इसको वेजिटेबल पढ़ देते हैं, बट इट्स नॉट वेजिटेबल, इट्स अ वेजिटेबल। यहाँ से ई साउंड हट जाती है। कुछ लोग इसको DUSTIB, इसको डस्टबिन पढ़ते हैं, बट डस्टबिन नहीं होता, यहाँ पे टी ना रिमूव कर दिया जाता है, डस्टबिन हो जाती है, डस्टबिन। कुछ लोग गोइंग पढ़ते हैं, गोइंग, बट गोइंग नहीं, यहाँ पे जी खा जाओ, इसको गोइंग पढ़ते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एलिजन, यानी कि कुछ हमें साउंड्स को रिमूव कर देना पड़ता है। अगर इसको जानना चाहते हो डिटेल में तो एलिजन की हमारे ऊपर लेक्चर, हमारे मतलब एलिजन का एक वीडियो है हमारे इसी चैनल पर, आप ये वाली वीडियो जाके जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, आई एम सीनियर देन यू। Hey, do not laugh on me. I'm your senior. I'm senior than you. Excuse me, ladies and gentlemen. It also happens with all of us when we don't care the grammar. जब हम ग्रामर को केयर नहीं करते ना तो हमारे ऊपर लोग केयर करने लग जाते हैं। इसी वजह से आपको अपने ग्रामर को केयर करना पड़ेगा। ग्रामर इज़ द आर्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा का यही आर्ट है जिससे आपका लैंग्वेज करेक्ट हो सकता है। सो हमारा जो लास्ट एक्सपेक्ट है VIPG का, VIPG, पहला हमने सीखा वोकैबुलरी, दूसरा हमने सीखा इंटोनेशन, तीसरा हमने सीखा प्रोनाउंसिएशन, एंड द लास्ट वन इज़ ग्रामर। हम किस पे बात करने वाले हैं? ग्रामर के बारे में। ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, और ये क्या होती है? ये आर्ट ऑफ लैंग्वेज है जो हमारे भाषा को करेक्ट करता है। ठीक है, इट करेक्ट्स द लैंग्वेज। ये क्या करता है? करेक्ट्स द लैंग्वेज। ये लैंग्वेज को करेक्ट करता है, करेक्ट्स द लैंग्वेज। भाषा को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ग्रामर की यूज़ करते हैं। अब देखो, ग्रामर सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से ना लोग हम पे हंसने लग जाते हैं। वो वर्ड्स कैसे समझ पाए कि ये वाला वर्ड यहाँ पे नहीं लगाना है? जैसे मैंने शुरू में भी क्या लगाया था? मैंने बोला आई एम सीनियर देन यू। ठीक है, मैंने क्या बोला? आई एम सीनियर देन यू, आई एम सीनियर देन यू। ठीक है, जिसने ग्रामर पढ़ रखी है ना उसको पता कि सीनियर के बाद देन नहीं आता, सीनियर के बाद टू आता है। आई एम सीनियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू। जैसे सीनियर टू यू, जूनियर टू यू, सुपीरियर टू यू, तो वहाँ पे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि डोंट लाफ ऑन मी। ठीक है, लाफ ऑन मी ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि लाफ के बाद ऑन नहीं, एट आता है। डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी। ठीक है, तो ये कौन बताया मुझे? ग्रामर ने बताया भैया। तो इसलिए आपको ग्रामर पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो ग्रामर कई टाइप का होता है, जैसे फोनेटिक्स होती है। फोनेटिक्स एक ऐसी ग्रामर होती है विच डील्स विद द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या आनी चाहिए, उससे डील करती है। उसके बाद आप पढ़ेंगे सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स का मतलब होता है मीनिंग का स्टडी, यानी स्ट्रक्चर का स्टडी, यानी कि कौन से के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा वर्ड आएगा, फिर उसके बाद उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, क्या वर्ब आएगा, ये सब सिंटैक्स बताता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अंदर हम ना पूरा का पूरा वर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, उसका क्या क्या रूल्स हैं, सब कुछ मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आप जाओगे सिमेंटिक्स पढ़ोगे। ठीक है, ये है मीनिंग्स का स्टडी, सिमेंटिक्स। ठीक है, उसके आगे प्रैग्मेटिक्स पढ़ोगे। ये सब ग्रामर के ही पार्ट्स हैं, प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ये सब सीखना पड़ेगा अगर आपको भाषा को सही बोलना है और एडवांस तरीके से बोलना है। हम लोग हल्के में ले लेते हैं, नहीं हमको तो भैया स्पोकन इंग्लिश सीखना है, तुम नाउन प्रोनाउन काहे पढ़ा रहे हो? ये नाउन प्रोनाउन का होता है, लेकिन नाउन प्रोनाउन से ही सब कुछ होता है भैया। नाउन प्रोनाउन ही है जो हम बोल रहे हैं। हमने बोला आई एम फाइन, आई एम फाइन, तो आई एम फाइन में क्या है? आई इज प्रोनाउन, आई एम इज अ लिंकिंग वर्ड, एंड फाइन इज एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स है भैया, यही इसी से तो इंग्लिश बनी हुई है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको नहीं आएगा तो गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये सीनियर देन लगाने का मतलब क्या था कि आपने एडजेक्टिव सही नहीं पढ़े हुए हैं, आपको कंपैरिजन करने नहीं आता, राइट? यू डोंट नो द कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं पढ़े हो इसलिए आप गलत कर रहे हो। तो इसलिए ग्रामर को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या क्या मैं सजेस्ट कर दूँ कि आपको सीखना चाहिए, जैसे कि आपको वॉइस सीखना चाहिए, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होते हैं, आपको नरेशन पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको नरेशन पढ़ना चाहिए, आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब क्या होते हैं, इन सब पढ़ना चाहिए। आपको सिंथेसिस पढ़ना चाहिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन। इन सब से ना आपकी इंग्लिश अच्छी होने वाली है। ये सब वैसे ही नहीं है कि बस वैसे ही है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए होते हैं, नहीं, स्पोकन के लिए भी है, इंग्लिश को सही से समझने के लिए भी है, इंग्लिश को सही से लिखने के लिए भी है। सो इंग्लिश के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? 4, L, S, R and W ना। इन चारों को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास ग्रामर होती है। Therefore you must learn grammar. You should not give it cold shoulder. इसको इग्नोर मत करो, राइट? डोंट इग्नोर इट, लर्न इट, इसको सीखो।
आपको मैं कुछ ऐसे कुछ मिस्टेक्स बताता हूँ जो बहुत ही कॉमन होती है, हम कर ही जाते हैं। जैसे कि लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड लेट मी टेल यू सम एग्जांपल्स हियर। जैसे मैंने बोला मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताओ? मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, तो हम लोग ज़्यादातर ट्रांसलेशन क्या करेंगे? आई एम गुड इन इंग्लिश, हम ये लगा देंगे, आई एम गुड इन इंग्लिश। बट ये इनकरेक्ट है। किसने बताया मुझे? ग्रामर ने। इसका सही क्या होगा? आई एम गुड एट इंग्लिश। ठीक है, किसी चीज़ में अच्छा होने के लिए हम लोग इन नहीं एट लगाते हैं। मैं डांस में बड़ा अच्छा हूँ, आई एम गुड एट डांसिंग, आई एम गुड एट डांसिंग। मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट सिंगिंग, गुड एट सिंगिंग, तो एट लगता है। एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूँ। अगर आपको बोलना है कि मैं भूत से डरता हूँ, मैं भूत से डरता हूँ, तो बोलोगे आप आई फियर फ्रॉम गोस्ट, आई फियर फ्रॉम गोस्ट। बट फियर फ्रॉम गोस्ट गलत हो जाएगा। आप कहोगे कैसे? आई का मतलब मैं होता हूँ, फियर मतलब डरता हूँ, फियर फ्रॉम मतलब होता से, और गोस्ट मतलब भूत, तो यानी कि मैं भूत से डरता हूँ, हो तो गया, बट इनकरेक्ट है। फियर के बाद कभी फ्रॉम नहीं आता, फियर के बाद हमेशा ऑफ आता है, फियर ऑफ, आई फियर ऑफ गोस्ट, अ फियर ऑफ गोस्ट। तो ये सब सही करना है, अच्छी इंग्लिश बोलनी है, तो आपको ग्रामर पढ़नी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।